दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों आज की ये क्लास ईवीएस पेडागॉजी की 17वीं क्लास है। इसके पहले की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें। दोस्तों ये सभी जो क्लासेस चलेंगी अब वो NCERT बेस्ड रहेंगी। इसके पहले हम NCERT क्लास 4-5 जो सीटेट एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण थे उसकी स्पेशल क्लास चला चुके हैं। यदि आप ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और क्लासेस देख लें, क्योंकि दोस्तों ईवीएस में 15 प्रश्न NCERT बेस्ड होते हैं और 15 प्रश्न पेडागॉजी से आते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की क्लास दोस्तों हम लोग 22वें क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज 23 से स्टार्ट करते हैं। तो 23 क्वेश्चन कहा क्या रहा है, आइए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है संश्लेषण के विषय में कौन सा कथन सही है, यानी संश्लेषण के विषय में कौन सा कथन सही है। तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है या प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है। इसमें से ए और बी में से कौन सा सही है, या दोनों सही है या दोनों रॉन्ग है। तो इसमें आपको बताना है। तो क्या होता है दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद बी नंबर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण जो है लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है, ये भी बात हमारी सही है। तो हमारे दोनों राइट हो जाएंगे। उसके बाद अगला इसमें दिया हुआ है तीसरा सी नंबर कहा क्या रहा है, सी नंबर कह रहा है कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण उसके तनों से होता है। हाँ ये भी बात सही है। जो कैक्टस होता है एक पौधा होता है जो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, तो वो क्या होता है, उसका प्रकाश संश्लेषण जो है उसके तनों से होता है, ये भी बात सही है। और डी नंबर कह रहा है इसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो हम लोग बचपन में भी पढ़े हुए हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पड़ती है पौधे की पत्तियों में जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो रोशनी के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के माध्यम से पड़ती है, तो उससे जो पत्तियों से कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो इसमें हमारा ये भी ऑप्शन सही है। कौन, इसके दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो ये भी सही है। कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण उसके तनों से होता है, ये भी बात सही है। और पीछे के दोनों सही थे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ए बी सी और डी, सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे से जो गैस बाहर निकलती है वो कौन सी गैस होती है। तो दोस्तों जल्दबाजी में आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लगा दीजिएगा, इसको अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ा करिए। अगर एग्जाम में आ जाए तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा करिए। पहले इसमें पहला ऑप्शन कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, या नाइट्रोजन बाहर निकलती है, या ऑक्सीजन बाहर निकलती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं बाहर निकलती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उससे जो गैस बाहर निकलती है वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। 24वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है पौधे अपनी ओर ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन जो निकलने वाली गैस क्या हो जाएगी, तो निकलने वाली गैस वो है ऑक्सीजन। तो 24वें का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन कह रहा है, 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 25वें क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनके बराबर में जो सुमेलित नहीं है उसको हमको छांटना है। तो पहला ऑप्शन दिया है जलोद्भिद कमल, लवणोद्भिद बरगद, समोद्भिद मक्का, मरुद्भिद कैक्टस। इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इसमें से जो सारे जो है सुमेलित हैं, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको इसमें बताना है। तो इसमें 25वें का ऑप्शन जो हमारा जो सुमेलित नहीं है ये है, जो ये लवणोद्भिद दिया गया है, ये बरगद इसमें नहीं उत्पन्न होता। लवणोद्भिद में क्या उत्पन्न होता है, ये स्टार्च साल्ट मार्स नामक ये जो पौधे होते हैं वो निकलते हैं, तो बरगद इसमें नहीं होता। यही चीज़ सुमेलित नहीं है। बाकी जलोद्भिद में कमल उगता है, समोद्भिद में मक्का, मरुद्भिद में कैक्टस, यानी और ये जो सुमेलित नहीं है ये ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सुमेलित नहीं है। तो 25वें का दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 26वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है विसर्पी लता से संबंधित है, यानी विसर्पी लता से कौन संबंधित है, खीरा, खरबूजा, पुदीना, या इनमें से सभी।
तो विसर्पी लता से कौन संबंधित है? तो विसर्पी लता से जो है ये सभी संबंधित होते हैं। खीरा भी संबंधित होता है, खरबूजा भी संबंधित होता है, पुदीना भी संबंधित होता है। तो 26वें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 27वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, बीजांड पाया जाता है। बीजांड कहाँ पाया जाता है? फल में, फूल में, पत्ती में या फिर तने में? तो बीजांड जो है हमेशा फूल में पाया जाता है। तो हमारा 27वें का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 28वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा यह बताने में समर्थ होता है कि कमल को कब फसल को कब पानी की आवश्यकता है? यानी ऐसा कौन सा पौधा है जो किसानों को जो है एक इंडिकेट करता है कि फसल को पानी की आवश्यकता है या नहीं? तो समोद्भित नामक पौधा होता है, या क्रोटोन होता है, या जलोद्भित होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा 28वां का राइट हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। क्रोटोन एक ऐसा पौधा होता है जो ज़मीन के कम गहराई तक इसकी जड़ें होती हैं, और जब ये सूखने लगता है तो किसान लोग समझ जाते हैं कि ज़मीन में जो है पानी की आवश्यकता है, और इसी पौधे के द्वारा जो है किसान समझ जाते हैं और अपनी फसलों को पानी सींच देते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधा यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को पानी की आवश्यकता है? तो कौन सा पौधा हो जाएगा? क्रोटोन नामक पौधा होता है जो यह बताता है कि फसल को पानी की आवश्यकता है या नहीं। अगर थोड़ी भी आवश्यकता रहेगी तो तुरंत सूखने लगता है, तो इससे जो है वहाँ के स्थानीय किसान जो है समझ जाते हैं कि फसल को हमारे पानी की आवश्यकता है। तो 28वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 29वां क्वेश्चन दोस्तों, चमेली का तेल उसके डैश से निकाला जाता है, यानी चमेली का तेल जो है किस चीज़ से निकाला जाता है? तो चमेली का तेल दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया फल, दूसरा ऑप्शन दिया फूल, तीसरा ऑप्शन दिया बीज, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो चमेली का तेल किसके द्वारा निकाला जाता है? चमेली का तेल हमेशा जो है दोस्तों वो फूल के द्वारा निकाला जाता है। तो चमेली का तेल उसके फूल से निकाला जाता है। 29 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 30वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं इसमें से आपको विचार करना है। तो 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं। क्या ये बात सही है? आप स्वयं समझ सकते हैं। उसके बाद मॉर्फिन औषधि अफीम से मिलती है। या तीसरा जो दिया गया है कथन, पौधे मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें हमको विचार करके ऑप्शन हमारा बताना है। तो इनमें कौन कौन से सही है उसके हिसाब से हमको ऑप्शन लगाना है। जो पौधे होते हैं वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं, सही बात है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है बाहर करते हैं। तो ये बात तो हमारा 100% राइट हो गया। उसके बाद मॉर्फिन औषधि अफीम से निकाली जाती है, ये भी बात सही है। जो मॉर्फिन नामक एक औषधि होती है वो अफीम के पौधों से मिलती है। तो ये भी बात हमारा बी नंबर भी हमारा राइट हो गया। उसके बाद दोस्तों, पौधे मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या ये बात संभव है? जो पौधे होते हैं क्या मिट्टी की कटाई के लिए उत्तरदायी होते हैं, या पौधों के लगाने से मिट्टी की कटाई रुकती है या कटती है? तो पौधे के लगाने से मृदा क्षरण नहीं होता है, बल्कि मृदा का बचाव होता है। तो ये बात हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है पौधे मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये उत्तरदायी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर अगर पौधे लगा दिए जाते हैं तो वहाँ जो बारिश के कारण जो मिट्टियाँ कटती हैं वो मिट्टी नहीं कटती हैं। तो ये बात हमारा रॉन्ग हो गया। बाकी ऊपर के दोनों सही है। तो ए और बी जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारे पहले ऑप्शन में ए और बी दिया गया, तो हमारा ऑप्शन 30 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 30 में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 31 में क्या कह रहा है? 31 में दोस्तों कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है? तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। कभी कभी इसमें भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा चाइल्ड डेवलपमेंट के सिलेबस दिए हुए हैं। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपक अनुक्रिया प्रदर्शित करता है? तो कौन सा है? कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, या सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद हो जाना, या मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना, या उपरोक्त में से सही? तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दोस्तों, ये उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक महोदय दिए थे, और इसको क्या कहा जाता है? आरएस थ्योरी भी कहा जाता है। क्या? आरएस थ्योरी।
आर्यस थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो इसमें इसको आर्यस थ्योरी भी कहा जाता है। और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिए थे, तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जो है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो है थार्नडाइक महोदय दिए थे। तो इसमें कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना भी सही होता है। इसको हम एक्सप्लेन जब चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ाएंगे तो अच्छे तरीके से परिभाषा भी बता देंगे, तो आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें अभी हम शार्टली बता रहे हैं, नहीं तो फिर चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे तो इसमें तो थोड़ा सा हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो हम यहीं तक देखते हैं अभी। तो कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, या सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद हो जाना, या मनपसंद व्यंजन को देखकर मुंह में पानी आने, ये सभी जो है क्या है, आर्यस थ्योरी या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को दर्शाते हैं। तो हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्या 31 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कभी कभी दोस्तों एग्जामिनर जो है कॉकरोच को देखकर इसमें दे देगा हंसने के लिए। अभी हम आपसे जब क्वेश्चन लगवाएंगे तो यहाँ कॉकरोच जो है रोशनी देखकर छिप जाना, या इसमें ऑप्शन एक दे देता है कॉकरोच को देखकर बच्चियों का डर जाना या लड़कियों का डर जाना, तो ये भी होता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत का ही एक उदाहरण माना जाता है। तो हमारा 31 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि वो डरती नहीं है, वो ऐसे ही है, हम आपको बता दिए हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 32 ऑप्शन क्या कह रहा है। दोस्तों थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्पीड कर रहे हैं, यदि आपको ज़्यादा स्पीड लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आराम से समझाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी कोई जल्दबाजी हमारे पास नहीं है, आराम आराम से पढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा, आप चाइल्ड डेवलपमेंट का हो, इन्वायरमेंट का हो, हिंदी पेडागाजी हो, या आप इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश पेडागाजी हो या संस्कृत हो, आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो 100% आप वो आंसर सही कर देंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा समझाना जरूरी होता है। तो 32 नंबर का देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन, पहला ऑप्शन देखते हैं, कोयल कौवे के घोंसले का उपयोग करती है, कौवा अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है। ये 100% दोस्तों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में सेम टू सेम पक्षी जो है कहाँ कब कैसे घोंसले बनाते हैं उसके बारे में दिया गया है, तो वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। यदि आप एनसीईआरटी की बुक ना पढ़े हों तो हम 60 नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाकर प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। आप उसको जाकर 6-6, 7-7 मिनट के वीडियो हैं, आप देख लेंगे तो ये 100% आपके ये सारे क्वेश्चन सही होने लगेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कोयल जो है कौवे के घोंसले का उपयोग करती है, ये बात 100% राइट है। क्यों? क्योंकि कोयल दोस्तों अपना स्वयं का घोंसला नहीं बनाती, जब उसको अंडे देना होता है तो वो कौवे के घोंसले में जाके अंडे दे देती है, और वो जो है अंडे को कौवे सेता रहता है। और बाद में जब उसमें बच्चे निकल जाते हैं तब उसको पता चलता है। तो क्या होता है, कोयल जो है कौवे के घोंसले का उपयोग करती है, ये बात सही है। उसके बाद कौवा जो है अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है, ये भी बात 100% सही है। जो पेड़ की डाली का सबसे ऊंची डाली होती है उसी पे कौवा अपना घोंसला बनाता है, तो ये भी बात सही है। यहाँ पर कभी कभी चील नामक पक्षी दे देता है, तो ये भी सही हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन में दिया गया है, फिर तीसरा दिया गया है सी नंबर, पशुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं। ये थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा है इसमें, पशुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं इसमें हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। वो जो उनके बालों के कारण वो उसमें धारीदार चिन्ह प्रदर्शित होते हैं, तो ये बालों के कारण धारीदार चिन्ह होते हैं। तो इसमें कह रहा था दोस्तों, इसमें क्या कह रहा था, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। तो इसमें कह रहा था निम्नलिखित कथनों में कौन कौन से कथन सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है। उसके बाद सी नंबर को देखते हैं। तो सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा है पशुओं की त्वचा जो है पर धारीदार चिन्ह होते हैं। हाँ होते हैं, और किस कारण होते हैं, वो बालों के कारण होते हैं। तो पशुओं में बालों के कारण धारीदार चिन्ह होते हैं, तो ये भी बात सही हो गई। तो हमारा 32वें का ऑप्शन हमारा नंबर सही हो जाएगा, जो ए, बी और सी सभी सही हैं। उसके बाद 33 दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, यानी कौन सही सुमेलित है। तो इसमें पहला दिया गया है कशेरुकी जंतु केकड़ा। कशेरुकी जंतु जो होता है केकड़ा है, या परपोषी युगलिना, या एक कोशिकीय जंतु अमीबा, या अकशेरुकी जंतु कुत्ता। इसमें कौन सही सुमेलित है। तो कौन सही सुमेलित है, तो इसमें जो है एक जो सही है एकदम से, वो एक कोशिकीय जंतु जो होता है वो अमीबा होता है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा, 33 का जो है राइट हो जाएगा हमारा तीसरा। उसके बाद जो कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी जंतु कौन कौन से होते हैं उसको हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ताकि आपको इसमें यहीं पे आप समझ जाएं, अब आपको खोजना ना पड़े। तो जो कशेरुकी जंतु होते हैं तो उसमें क्या आता है, कशेरुकी जंतु में जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, और भैंस के अलावा भी कुत्ता हो गया और मनुष्य हो गए, ये सब कशेरुकी जंतु में आते हैं। उसके बाद
परपोषी क्या कहता है, परपोषी जो है क्या युगलिना है, युगलिना नहीं। परपोषी जो होते हैं वो परपोषी क्या होते हैं, जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर कर रहते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। यानी पर माने दूसरे, पोषी में पोषण कर, यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। तो युगलिना जो है परपोषी नहीं होता है। एक कशेरुकी जंतु अमीबा होता है, इसको हम बता चुके हैं। फिर अकशेरुकी जंतु जो होता है, क्या कुत्ता होता है, ये बात गलत है। कुत्ता जो है अकशेरुकी नहीं होता। अकशेरुकी कौन सा होता है, तो अकशेरुकी जो है ये वे जीव होते हैं जिनके शरीर में कंकाल नहीं पाया जाता है, जैसे केंचुआ हो गया, केकड़ा हो गया, दीमक हो गया, ये अकशेरुकी जंतु होते हैं। अकशेरुकी जंतु कौन से होते हैं, तो अकशेरुकी जंतु केंचुआ हो गया, केकड़ा हो गया, दीमक होता है। और कशेरुकी जंतु क्या होते हैं, गाय, भैंस, मनुष्य हो गया। उसके परपोषी जो दूसरे के भोजन पर आश्रित रहते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। फिर एक कोशिकीय जंतु होता है, अमीबा होता है। तो हम चारों, एक क्वेश्चन के अलावा हम 3 और ऑप्शन पढ़ लिए हैं, तो ये 4 क्वेश्चन के बराबर हो गए। तो 33 का जो हमारा ऑप्शन आंसर था वो तीसरा ऑप्शन सही था। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन दिए गए हैं, 34 ऑप्शन में देखिए, पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं, या सांप फेफड़ों से सांस लेता है, या व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र के बाहर आती है। ये तीनों हमारे कथन दिए गए हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, तो उपरोक्त कथन में से हमारा कौन सा कथन सही है, तो इसमें से जो है दोस्तों ए बी कौन कौन से सही हैं। ए नंबर क्या देखिए आप सही है, पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं, नहीं, ऑक्सीजन गैस वो छोड़ते हैं, लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमारा ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगर यहीं पर देते हैं या छोड़ते हैं होता तब सही हो जाता, लेकिन ये लेते हैं तो ऑक्सीजन नहीं लेता पौधा। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन बाहर करता है। तो ये लेना ऑक्सीजन को कह रहा है, तो ये बात गलत है। बाकी सांप फेफड़ों से सांस लेता है, ये सही है। और व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र के बाहर आती है, ये भी बात सही है। तो बी और सी जिसमें होगा हमारा, वही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी और सी तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन 34 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 35 क्या कह रहा है, 35 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या केंचुआ पेशियों एवं सूख की सहायता से रेंगता है। बी नंबर दिया है, मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। सी दिया है, मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है। फिर उसके बाद चौथा दिया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है 24 घंटे होती रहती है। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है सही है। तो 35 में आप पता लगा सकते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें उसको ऑप्शन देखते हैं, चारों सही है कि ए बी सी सही है, कि ए बी सही है या ए डी सही है। तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या 24 घंटे होती है, ये बात गलत है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोस्तों जब धूप निकलती है तभी स्टार्ट होती है, तो ये 24 घंटे तो धूप रहती नहीं, तो ये बात गलत हो गई। उसके बाद मेढक तैरता भी और फुदकता भी, ये बात सही, जब पानी में रहता है तो तैरता है, वह ज़मीन पर रहता है तो फुदकता है। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, ये भी बात सही, जब मनुष्य का जो ये सिर होता है इसमें जो है ये जो संधि पाई जाती है, अचल संधि पाई जाती है, इधर उधर हिलती डुलती नहीं है, तो अचल संधि पाई जाती है। तो ये भी बात सही है हमारा। तो सी और बी सही है। केंचुआ पेशियों एवं सूख की सहायता से रेंगता है, क्या ये बात सही है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें ये हमारा ए बी और सी ये तीनों राइट हो जाएंगे। केंचुआ जो है पेशियों एवं सूख की सहायता से रेंगता है, केंचुआ देखे होगे आप, रेंग रेंग कर चलता है, तो ये भी बात हमारी सही है। तो ए बी और सी जिस ऑप्शन में होंगे वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये डी नंबर गलत है, क्योंकि 24 घंटे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ए बी और सी जिस ऑप्शन में है वही हमारा राइट है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। उसके बाद 36वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है। तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट के परिप्रेक्ष्य में। यूपी टेट में ये 100% पूछा गया क्वेश्चन है। तो सहजीवी संबंध जो होता है, निम्नलिखित में से किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है, तो सहजीवी संबंध जो है भैंस और बगुला के बीच होता है। तो 36 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 37वां क्वेश्चन दोस्तों, 37वां क्वेश्चन कह रहा है, पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं, क्योंकि क्यों जो है पक्षी जो है एक ही समय में भिन्न भिन्न दो वस्तुओं को देख लेते हैं। पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि क्या वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं, या इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं, या इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, या
उपरोक्त में से सभी। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि, किसके कारण जो है पक्षी जो है एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं। वैसे तो पक्षी के बारे में ये सभी ऑप्शन राइट है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें इनके सिर के दोनों आँखें जो है सिर की और दोनों आँखें होती, क्या कह रहा है? इसके सिर के दोनों ओर आँखें होती हैं। हाँ, तो ये 37 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों दोस्तों? जैसे जब मान लीजिए कोई पक्षी होता है, इसके जैसे सिर होता है तो इसके उस पार भी आँख होती, इस पार भी आँख होती, इसी कारण ये दोनों पार की वस्तुएं आप तुरंत देख लेता है एक ही समय में। तो ये इनकी जो है एक ही समय में दोनों ओर आँखें होती हैं, इसीलिए एक भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय में देख लेते हैं। तो 37 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला। उल्लू और रैंगून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि, उल्लू और रैंगून जो पक्षी होते हैं सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं क्यों? क्योंकि ये नभचर होते हैं, ये रात्रिचर होते हैं, ये उभयचर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें क्या सही हो जाएगा? तो नभचर होगा, रात्रिचर होगा, उभयचर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जो उल्लू और रैंगून पक्षी होते हैं अधिकतर जो है ये क्या होते हैं? ये रात्रिचर प्राणी होते हैं। और रात में आपको मतलब कि देख सकते हैं आप कि रात में कोई भी वस्तु आप देखेंगे तो जो या तो काली दिखती है तो सफ़ेद दिखती है, इसके अलावा कोई भी कलर रात में नहीं दिखाई देता। यदि वहाँ पर प्रकाश नहीं है तो आप उसमें कलर का जो है आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या है? उल्लू और रैंगून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये रात्रिचर प्राणी होते हैं। तो 38वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्या कह रहा है दोस्तों? बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि वे आसमान के ऊपर उड़ते हैं, या वे बहुत तेज उड़ते हैं, या उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप आंसर कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। बाज, गिद्ध और चील जो है इनकी जो है जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से देख लेते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। तो इसी कारण वो जो है वो क्या करते हैं? अपने जो शिकार को बहुत दूर से देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन भी आ जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन इसमें बन जाता है, बाज और गिद्ध और चील किसकी दृष्टि से 4 गुना तेज देख सकते हैं? तो मनुष्य की दृष्टि से 4 गुना तेज देख सकते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 39 का जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है फाख्ता एक पक्षी होता है। ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसको समझाए हुए हैं। आप अगर ना देखो तो प्लेलिस्ट में जाए और एनसीईआरटी की सारी क्लासेस देख लें। ज़्यादा 12-14 क्लासेस हैं और वो 7-8 मिनट की क्लासेस हैं। इससे आपको 15 नंबर जो है एकदम क्लियर हो सकता है। उसके बाद 40वां अच्छा हम देखते हैं 40वां क्वेश्चन का क्या रहा है। 40वां क्वेश्चन कह रहा है फाख्ता के विषय में कौन सा कथन सही है? तो क्या सही है? पहला ऑप्शन ए नंबर दिया है, यह निम्न ऊंचाई वाले वृक्षों पर घोंसला बनाता है, या दूसरा दिया है यह कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें जो फाख्ता पक्षी होता है दोस्तों ज़्यादातर इमली या कटीली झाड़ियों में अपना घोंसला बनाता है। तो ये बात सही है। यह कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, ये बात सही है। या निम्न ऊंचाई वाले वृक्षों पर घोंसला बनाता है, ये भी बात सही। क्यों? क्योंकि जैसे वो जैसे मेहंदी का झाड़ हो गया, मेहंदी कितनी बड़ी होती है? छोटी छोटी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 फीट की होती है या 5 फीट की होती है। तो इसी में वो अपना घोंसला बनाता है। तो ए और बी अपना हमारा आंसर दोनों सही है। तो जिसमें ए और बी होगा ये थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो 40 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 41 क्वेश्चन कह रहा है। 41 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ के बीच पाई जाती है? कौन सी समानता जो है शेर और बाघ के बीच पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। दोनों अंधेरे में अपनी मूँछों की सहायता से शिकार का पता कर लेते हैं। दोनों की दहाड़ बहुत दूर दूर तक सुनाई देती है। तो यह उपरोक्त में से सभी। तो जो शेर होते हैं और बाघ होते हैं दोस्तों दोनों की दृष्टि जो है मनुष्य से 6 गुना तेज होती है, ये बात सही है। और जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं वो मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा तेज आँखें उनकी होती है। लेकिन
ये जो होते हैं इनके 6 गुना तेज ज़्यादा आँखें होती हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है दोनों अंधेरे में अपनी मूँछों की सहायता से शिकार का पता लगाते हैं। दोस्तों ये जो होते हैं, ये इनकी जो मूँछें होती हैं, इससे वो अपने शिकार का पता बहुत सेंसिटिव इसकी मूँछें होती हैं, तो शिकार का पता अंधेरे में भी लगा लेते हैं। और ये पत्तियों की जो सरसराहट होती है उससे भी ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा जीव किस ओर से आ रहा है। तो ये बात भी हमारी सही हो गई, दोनों सही हो गए। उसके बाद दोनों की दहाड़ जो जैसे शेर की दहाड़ हो गई और बाज की दहाड़ हो गई, दोनों की दहाड़ जो है लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, ये भी बात सही है। तो हमारा 41 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उसके बाद अगला बढ़ते हैं दोस्तों, गैंडे के बारे में इसमें दिया गया है। क्या दिया गया? गैंडे की चमड़ी या त्वचा कितनी मोटी होती है? तो गैंडे की जो त्वचा होती है एक हिसाब से सभी जानवरों से ज़्यादा मोटी होती है। तो कितनी मोटी होती है इसको आपको एक फैक्ट नंबर में आपको बताना है कितने सेंटीमीटर मोटी होती है। तो गैंडे की जो चमड़ी होती है वो 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। तो 42 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद मनुष्य, शेर, मेढक, हंस, केंचुआ, कॉकरोच उपरोक्त जंतुओं में से कौन सा जंतु चलता है? क्या मनुष्य, शेर, मेढक, हंस, केंचुआ, कॉकरोच उपरोक्त जंतुओं में से कौन सा जंतु चलता है? यानी ये कई प्रकार के जंतु दे दिए गए हैं। मनुष्य भी मान लीजिए एक जानवर ही तो है, वो बहुत बुद्धिमान जानवर है, बस हो गया। तो मनुष्य, शेर, मेढक, हंस, केंचुआ, कॉकरोच उपरोक्त जंतुओं में से कौन सा जंतु चलता है? तो कौन कौन से जंतु चलते हैं इसमें छांट के आपको ऑप्शन में देख के बता देना है। तो मनुष्य जो है और शेर जो है दोनों चलते हैं। तो ये बात तुरंत आप सही नहीं लगा दीजिएगा, हो सकता है इसमें एक आध और जानवर हो जो चलते हों। तो मनुष्य, शेर और कॉकरोच क्या ये चलते हैं? शेर, मेढक, केंचुआ क्या ये चलता है? मेढक, शेर और मनुष्य क्या ये चलते हैं? तो इसमें से जो होता है, देखिए हम आंसर इसमें जैसे मेढक हो गए फुदकता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। उसके बाद केंचुआ इसमें रेंगता है, तो ये बात गलत हो गया। बात इन दोनों पे फंसी, तो इन दोनों में मनुष्य और शेर दिया गया है और इसमें मनुष्य, शेर और कॉकरोच। तो कॉकरोच ये जो है दूसरा ऑप्शन जो है 43 का जो है दूसरा ऑप्शन, मनुष्य भी चलता है, शेर भी चलता है पैरों के माध्यम से और कॉकरोच भी पैरों के माध्यम से चलता है। तो हमारा 43 का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला है 44 क्या कह रहा है? 44 कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो शाकाहारी ऐसे होते हैं जो पौधे खाते हैं। उसके बाद मांसाहारी जो क्या करते हैं? जंतुओं को खाते हैं। और उसके बाद सर्वाहारी जो जंतु और पौधे दोनों को खाते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा पहले को जो है दूसरे में मिलाएंगे, तीसरे को पहले में मिलाएंगे, दूसरे को तीसरे में मिलाएंगे। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन 44 का सही हो जाएगा। उसके बाद 45 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी निगलने का कार्य करता है? तो ये जो अमीबा और पैरामीशियम होते हैं ये दोनों निगलने का कार्य करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये 10th क्लास में साइंस में ये सीधे दिया गया है इनके दोनों के पाचन के बारे में। तो अमीबा और जो पैरामीशियम जो होते हैं, जैसे अमीबा मान लीजिए ऐसे कुछ होता है, तो अगर यहाँ पे कोई इसका भोजन आ गया तो ये चीज़ यहाँ बढ़ा लेगा, ये चीज़ यहाँ बढ़ा लेगा, इसको ढक लेगा, फिर धीरे धीरे पोषण ये क्रिया कर लेता है। तो ये क्या करते हैं? दोनों जो है क्या करते हैं? निगलने का कार्य करते हैं। तो 45 का हमारा ऑप्शन हमारा तीसरा राइट हो जाएगा। उसके बाद 46 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा छायांकित भाग यह दर्शाता है कि जिराफ कम सोता है और सलाथ अधिक सोता है? इनमें छायांकित भाग जिराफ के सोने तथा खाली भाग सलाथ के सोने की अवधि को कौन सा दर्शाता है? तो इसमें दोस्तों ये स्कैन की वजह से इसमें कलर नहीं समझ में आ रहा है, इसको हम बनाए दे रहे हैं। यहाँ पे एक कलर था पूरा, मान लीजिए फिल था, उसके बाद ये पूरा फिल था, उसके बाद ये पूरा फिल था, उसके बाद इसमें से ये फिल था और ये फिल था। तो इसमें जो कह रहा था कि जो जिराफ होता है और सलाथ के सोने की अवधि को कौन दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 दर्शाता है। तो जो जिराफ होता है वो कितने घंटे सोता है? आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। जिराफ जो होता है वो 2 घंटे, मात्र 2 घंटे सोता है। यही सलाथ जो है ये भालू जैसे दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है और ये पेड़ पर उल्टा लटकता रहता है जो 17 घंटे सोता रहता है। तो ये है, इसको ये पहला नंबर दर्शाता है।
तो इसमें ये ऑप्शन ये था, ऐसे था, तो ये मान लीजिए ये सही। तो क्या है, सलाद और जिराफ के बारे में पहला ऑप्शन सही है। तो आज दोस्तों हम लोग 46 तक करेंगे। इसके बाद अगली क्लास में अगले क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको सीटेट एग्जाम की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों यदि आप अच्छे से समझेंगे तो आपको हम गारंटी देते हैं, आप ईवीएस पोर्शन से आप 26, 27 या 28 नंबर ला सकते हैं, और अच्छे मेहनत करेंगे तो इससे ज़्यादा भी अच्छा नंबर आपका आ सकता है। तो दोस्तों यदि आप हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए या आप हमारे मान लीजिए जो कुछ हम दूसरा सोच रहे हैं उसके माध्यम से हम अलग कुछ बता दिए हैं, तो आपको लग रहा है कि कोई आंसर सही है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या तो हमारे इन नंबरों पर आप सीधे सीधे मैसेज कर देंगे तो हम उनका आंसर आपको दे देंगे। तो जो हमारे नंबर है 9565720010, इसमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो हम उस क्वेश्चन को अच्छे से आपको अलग से समझा देंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।